नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खान सर फिजिक्स अध्याय 1 प्रश्न संख्या 151 से 175 तक हल करने वाले हैं। एकदम विस्तार से इस सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यदि आपने इन सभी का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन जाएगा 151। इसको पढ़ते हैं और फिर हल करेंगे। इसको पढ़िए, क्या है, कह रहा है 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है। हमसे पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। जिस जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह वेग क्या होगा। क्या है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी बराबर इतना, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह होगा। पहले ये ऊंचे टावर पर है, मीन्स ऊंचाई से नीचे की ओर फेंकी जाती है। जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाती है तो जो हमारा प्रारंभिक वेग अर्थात u बराबर 0 होता है। और a बराबर कितना हो जाता है, तो a बराबर हो जाता है, सॉरी, तो हमारा a बराबर हो जाता है +g। u बराबर 0 होता है और a बराबर हो जाता है हमारा +g। और इसकी ऊंचाई कितनी दे दी है, 20 मीटर। क्वेश्चन में पढ़िए, ऊंचाई 20 मीटर दे दी है, u बराबर 0, a बराबर +g। तो पहला समीकरण नहीं, तीसरा लगा दीजिए। हमको क्या निकालना है, वेग, और ऊंचाई भी दिया है, लगाइए। v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर +2gh वाला फार्मूला। कौन वाला फार्मूला लगा दीजिए, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर +2gh। हमको ये निकालना है, v निकालना है, u की वैल्यू 0 +2 गुणे g की वैल्यू 10 है, गुणे ऊंचाई, कितने ऊंचाई पर, 20 मीटर ऊंचाई पर। 2 दूनी 4 मीन्स हो गया 400। v का स्क्वायर मिल गया 400, तो v बराबर मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन मिलाइए, किसमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है। तो 151 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 152 की ओर। कह रहा है एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंकने पर t सेकेंड में s ऊंचाई तक जाता है, जहां s बराबर इतना, तो 2 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। क्या है, हमको s दे दिया है, ऊंचाई है, दूरी दे दिया है, और 2 सेकेंड बाद हमसे वेग पूछ लिया है। क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, डेल्टा v बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको s दे दिया है तो हमको इसको निकाल लीजिए अवकलन के रूप में। तो यहाँ से निकलेगा du बराबर होता है ds/dt। समझ गए आप। अवकलन के रूप में क्या निकलता है, dv बराबर ds/dt। हमको s की वैल्यू दे दी है तो लिखेंगे dv बराबर d/dt। s की वैल्यू दे दी है 80t - 16t का स्क्वायर। तो t के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए। तो t के सापेक्ष जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, अब अवकलन आपको आता ही होगा, 80t दिया हुआ है तो जो यहाँ पर घात होता है वह सामने आ जाता है और घात में से कम हो जाता है। तो t है तो इसका अवकलन हो जाएगा 80 माइनस इसका हो जाएगा 16 दूना 32t। तो हमारा अवकलन कितना निकल गया, 80 - 32t। t की वैल्यू रख दीजिए 80 - 32 गुणे 2 सेकेंड। तो कितना मिला, v की वैल्यू 80 - 64। जब आप इसको घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड।
तो हमारा क्या निकल जाएगा, v की वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन मिलाइए किस में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड। चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है कोणीय वेग निम्न संबंध द्वारा प्रकट किया जाता है। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसको डेल्टा ओमेगा, तो डी ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, यही हो जाएगा। तो डी ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक लड़की सीधे मार्ग से लेटर बॉक्स में पत्र डालकर प्रारंभिक बिंदु में आती है, उसका त्वरण विस्थापन समय ग्राफ दर्शाया गया है, तो उसकी गति क्या होगी, कहाँ दर्शाया गया है और उसकी गति पूछ रहा है। यही है, यह है विस्थापन, यह है हमारा समय। तो पूछ रहा है वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन हो गया हमारा 100, समय हो गया 50, तो वेग कितना मिल जाएगा, तो वेग मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझे, फिर से बता देता हूँ। ये विस्थापन है, ये समय है। विस्थापन और समय का जब भाग देंगे तो वेग निकल जाएगा। 100/50 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सदिश है, पूछ रहा है इनमें से कौन सी भौतिक राशि सदिश राशि है, तो अब विस्थापन एक सदिश राशि है। आगे चलते हैं। यदि मोटर गाड़ी को स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या अधिक बल लगेगा, कम बल लगेगा, उतना ही बल लगाना होगा जितना अधिक व्यास वाले व्हील पर लगाना होता है, कोई भी बल नहीं लगाना होगा। चलिए इसको समझते हैं। क्या है स्टीयरिंग व्हील, माने जो ये घुमाने वाला होता है उसकी व्यास को घटा दिया जाए। व्यास माने व्यास को घटा दिया माने त्रिज्या को घटा दिया जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला निकालेंगे। तो अभिकेंद्री बल बराबर क्या होता है, F बराबर mv का स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से मान लीजिए कांस्टेंट है हमारा, तो F इज द प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r। जब हमारा r का मान घटेगा तो F का मान बढ़ेगा। जब आप व्यास को घटाएंगे तो उसको अधिक बल लगाना होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, उसको अधिक बल लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है चलती हुई बस में खड़ा यात्री बस के एकाएक रुकने पर किसी ओर गिरता है। आपने बस में यात्रा किया होगा, इसका अनुभव भी किए होंगे। आप आगे की ओर गिर जाते हैं, आगे की ओर, ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलते हैं। कह रहा है एक समान वृत्ति गति में चाल एवं वेग दोनों अचर हैं। चाल अचर और वेग अचर हैं। चाल अचर वेग चर है, चाल व वेग दोनों चर हैं। तो एक समान वृत्ति गति में जो होता है चाल अचर व वेग चर होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या है, कह रहा है रॉकेट इंजन कार्य करता है। तो रॉकेट इंजन कार्य करता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, बलयुग्म के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, गुरुत्व केंद्र के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट इंजन कार्य करता है। 160 देखिए। कह रहा है मोटर गाड़ियों में किस प्रकार की स्टीयरिंग चालन के लिए सुविधाजनक होगी। माने चालक को सुविधाजनक कब होगी, जब उसको बल कम लगाना पड़े। जब बल वो कम लगाएगा तो उसको सुविधाजनक होगी। तो मैंने अभी आपको अगले क्वेश्चन में बताया एफ हमारा क्या था, एफ इज द प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r। ये हमारा कम है, माने बल उसको सुविधाजनक कब होगी, जब उसको बल कम लगाना होगा। तो बल कम होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू ज़्यादा, अर्थात व्यास ज़्यादा हो जाएगा।
तो बड़े व्यास वाली। बड़े व्यास का जो स्टीयरिंग होगा चालक के लिए सुविधाजनक होगी। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु जमीन के ऊर्ध्वाधर रूप से गति v के साथ फेंका जाता है और यह समय t=t0 पर अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंच जाता है, तो t बराबर t0/2 पर कितनी ऊंचाई पर होगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है जब वस्तु जमीन से ऊर्ध्वाधर रूप में v वेग के साथ फेंका जाता है, v वेग के साथ फेंका जाता है और कह रहा है और यह समय t=t0 पर अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंच जाता है, तो यह t=t0/2 पर कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। चलिए इसको हल करते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो भैया अंतिम वेग 0 होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसको। और a बराबर होता है -g और t की वैल्यू हमको दे दी है t=t0 और t डैश की वैल्यू दे दी है t0/2 माने t डैश तो पूछ रहा है हमसे, मान लीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। हमको v बराबर 0 a बराबर -g, तो हम पहले समय निकाल लेते हैं कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर उसको कितना समय मिला। तो समय निकालने के लिए पहला समीकरण लगा दीजिए, v बराबर u - gt। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू हमको नहीं पता है v, g की वैल्यू चलिए रहने दीजिए g, इंटू t की वैल्यू है t0। तो यहाँ से t0 की वैल्यू मिल जाएगी u/g। इसको समझ लीजिए और इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा अभी। तो t0 की वैल्यू कितनी मिल गई u/g। मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर इसके बाद हमको ऊंचाई h ऊंचाई तक जाता है, तो h ऊंचाई वाला फार्मूला लगा देता हूँ। तो h बराबर u t0 -1/2 gt का स्क्वायर, g0 का स्क्वायर, g0 का स्क्वायर मिल गया। h बराबर u, g0 की वैल्यू कितनी थी, तो g0 की वैल्यू थी u/g -1/2 g, t0 की वैल्यू u/g माने u का स्क्वायर अपन g का स्क्वायर। एक g से एक g कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा h बराबर हो जाएगा u का स्क्वायर बाई g -1/2 u का स्क्वायर अपन g, ये अपान हो जाएगा g। तो h की वैल्यू हमारा क्या निकला, तो h बराबर क्या निकला था हमारा u का स्क्वायर अपान g -1/2 सॉरी u का स्क्वायर अपान g -1/2 u का स्क्वायर अपान g। जब इसको घटाएंगे तो h बराबर मिल जाएगा u का स्क्वायर अपान g। तो हमारा 1/2 भी मिलेगा, आधा घट जाएगा ना, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा ना, तो 1/2 u का स्क्वायर अपान g। इसको नोट करिए, अभी इसको काम आएगा। h की वैल्यू h बराबर कितना मिल गया 1/2 u का स्क्वायर अपान g। चलिए हम अब इतने समय पर निकाल लेते हैं कि वह कितनी ऊंचाई पर गया, तो h डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, h डैश। तो h डैश बराबर ut -1/2 gt स्क्वायर, वही वाला फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पर जो हमारा t कितना हो जाएगा, t हमारा है आधा, तो यहाँ पर t/2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा t/4, मतलब t/2 का स्क्वायर t/4। समझ गए आप। तो h डैश बराबर u की वैल्यू t0/2 t0/4, u गुणे t0 की वैल्यू कितनी थी, तो t0 की वैल्यू थी u/g बटे 2g है, -1/2, इसको काट देता हूँ, ये हो गया 8, नहीं गुणा हो जाएगा ना, तो ये हो गया 8। फिर से लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 8। t0 की वैल्यू u/g,
तो लिखेंगे u का स्क्वायर अपान g का स्क्वायर, एक g से एक g कट जाएगा तो h डैश कितना मिल जाएगा, तो h डैश बराबर हमारा निकलेगा u का स्क्वायर अपान 2g माइनस u का स्क्वायर अपान 8g। तो इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा h डैश बराबर 3u का स्क्वायर अपान 8g। हमको h की वैल्यू मिल गई थी 1/2 u का स्क्वायर अपान g और h डैश की वैल्यू मिल गई 3u का स्क्वायर अपान 8g। तो हमसे पूछ रहा है h डैश पूछ रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ h अपान h डैश की वैल्यू। h की वैल्यू कितनी थी 1/2 u का स्क्वायर अपान g बच्चे h डैश की वैल्यू कितनी पर थी, तो 3u का स्क्वायर अपान 8g। u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, तो h अपान h डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, इसका ऊपर गुणा जाएगा तो 8/6। इसको काट दीजिए तो मिल जाएगा 4/3। तो h अपान h डैश की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 4/3। हमको h डैश निकालना है तो h डैश बराबर 3h अपान 4। 3/4 को जब डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 0.5h। तो हमको h डैश बराबर कितना मिल गया, तो 0.75h। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लंबा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। तो h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो v बराबर 0, a बराबर हो जाता है +g। मैंने इस फार्मूले की सहायता से t0 की वैल्यू निकाल लिया। फिर t0 की वैल्यू निकालने के बाद दूसरे समीकरण से h का मान निकाला, फिर उसी समीकरण से h डैश निकाला। तो h अपान h डैश का डिवाइड करके संबंध निकाल लिया। संबंध निकालने के बाद हमारा यही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब कराए एक कण संबंध x बराबर t का क्यूब माइनस 4t का स्क्वायर प्लस 3t के अनुसार सीधी रेखा में चलता है। शून्य के बराबर विस्थापन कण का त्वरण क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कण का त्वरण क्या होगा। हमको क्या दे दिया, x बराबर लिखता हूँ, x बराबर मिल गया हमको t का क्यूब, क्योंकि पेन को मोटाई कम करता हूँ मैं, सबसे कम है, -4t का स्क्वायर प्लस 3t। मैं x बराबर 0 रखकर t की वैल्यू निकालता हूँ। जब हमारा x बराबर 0 हो मतलब t का क्यूब -4t का स्क्वायर प्लस 3t इक्वल टू 0 हो। मैं इसमें से t कॉमन लेता हूँ तो t का स्क्वायर -4t प्लस 3 इक्वल टू 0। यदि इतना बराबर 0 तो क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू 0। जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो मिल जाएगा t बराबर क्या मिलेगा, एक को मिल जाएगा t बराबर 0, एक मिल जाएगा t बराबर 1, एक मिल जाएगा t इक्वल टू 3। यही 3 समय निकल जाएगा। एक मिलेगा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3। पर यही समय पर क्या होगा, हमारा विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य हो जाएगा इसी समय पर। और हमको मिल गया है x, तो इसको मिटाता हूँ, और हमको x इतना दिया हुआ है और हमसे a पूछ रहा है। तो पहले समझिए ये मतलब x दे दिया है, मतलब दूरी हमको दे दिया है। तो वेग निकालता हूँ, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर dx/dt। अब t के सापेक्ष मैं इसका अवकलन करता हूँ, t के सापेक्ष, इसके सापेक्ष t के सापेक्ष, तो मिलेगा t का क्यूब -4t का स्क्वायर प्लस 3t। जब इसका अवकलन करेंगे तो घात सामने आएगा, 3 घात में से कम,
-4 दूनी 8 t प्लस 3, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा dv। और a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है dv/dt। हमसे त्वरण ही पूछ रहा है, तो a बराबर d/dt, छोटा लिखता हूँ, a बराबर क्या होता है, तो dv/dt, और a की वैल्यू d/dt। अभी मैंने निकाल लिया था dv कितना निकला है, तो 3t का स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3। फिर एक बार इसका अवकलन करता हूँ, तो निकल जाएगा 3 दूनी 6t माइनस 8। कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। अब मैं यही हमारा मिल गया a। इतना लंबा करने पर हमको a की वैल्यू कितनी मिली, a बराबर 6t माइनस 8। क्या मिला हमको, a बराबर 6t माइनस 8 मिला। और मैंने इस समीकरण से t की वैल्यू कितना निकाला था, एक t इक्वल टू 0 निकाला था, t बराबर 1 निकाला था, और t बराबर 3। जब t बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा, -8। जब t बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा -2। जब t बराबर रखेंगे 0, जब t बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर मिल जाएगा 10। तो त्वरण का मान हमारा हो जाएगा -8, -2 एंड 10। आपसे मिलाइए, -8, -2 और 10। ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है। कितना, a इक्वल टू -8, a इक्वल टू -2, a इक्वल टू 10। चलिए आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है घूमने वाले वस्तु की दूरी और विस्थापन का मान समान है। क्या है, घूमने वाली वस्तु की दूरी और विस्थापन का मान समान है। यदि मान समान है, यदि जब वस्तु सीधी रेखा के साथ चलता है और हमेशा एक ही दिशा के साथ चलता रहता है, जब वस्तु एक जिगजैग पथ के साथ चलता है, जब यह सीधी रेखा के साथ चलता है लेकिन दूरी हमेशा समान नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ही सही हो जाएगा ऑप्शन। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पैराशूटिंग कर रहा है एक 77 किलोग्राम का व्यक्ति पैराशूट खोलने के तुरंत बाद इतने मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे की दिशा का अनुभव कर रहा है। पैराशूट पर व्यक्ति द्वारा नीचे की तरफ लगने वाले बल का पता लगाइए। इस क्वेश्चन में बल का मान पूछ रहा है और m दे दिया है, त्वरण दे दिया है। F बराबर m इंटू ए मीन्स 77 गुणे 2.5 करेंगे तो मिल जाएगा हमारा 19.5। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अधूरा है क्योंकि इसमें पैराशूट का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो यह क्वेश्चन हमको अभी अधूरा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जमीन पर बैठा व्यक्ति सीधा हो जाता है और खड़ा हो जाता है। प्रक्रिया के दौरान आदमी पर जमीन द्वारा लगने वाले बल कितना होगा। क्या है, आदमी खड़ा होने पर W बराबर mg से ज़्यादा बल लगाएगा, फिर उसके बाद g के बराबर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। पहले mg से अधिक, बाद में mg के बराबर बल लगाएगा, तभी वो व्यक्ति जमीन पर द्वारा विपरीत बल लगा पाएगा। चलिए चलते हैं आगे। यह क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है 150 ग्राम की एक क्रिकेट गेंद 126 किमी प्रति घंटा की गति से बढ़ते हुए बल्ले के मध्य से टकराती है, जबकि बल्लेबाज अपनी स्थिति पर दृढ़ता से खड़ा है। बॉल बल्ले से टकराने के बाद सीधे गेंदबाज को वापस चली जाती है। फिर बल्ले और गेंद के बीच टकराव में दोनों
इतने सेकेंड के लिए संपर्क रहते हैं। बल्ले को अपने स्थान पर रखने के लिए लगाया गया बल कितना होगा। बड़ा घुमाया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इसको हल करेंगे, लंबा होगा। हमको क्या दिया है, m बराबर 150 ग्राम। चलिए इसको हल करते हैं, इसको साइड में करते हैं क्वेश्चन को और हल करते हैं। क्या है, m बराबर 150 ग्राम। पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। m बराबर मिल गया हमको 150 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा मिल जाएगा 15/100 kg। चलिए इसका डिवाइड नहीं करते, इसी में देते हैं। m बराबर मिल गया 15/100 किलोग्राम। और हमको u की वैल्यू दे दी 126। u बराबर 126 किमी प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कराएंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। और v बराबर हमारा कितना होगा, विपरीत क्रिया में, मीन्स v इक्वल टू -35 मिलेगा, -35 मीटर पर सेकेंड। t की वैल्यू हमको पता ही है, t की वैल्यू यहाँ पर है इतना, और हमसे बल पूछ रहा है। क्योंकि आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। क्या होता है, आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। F इंटू डेल्टा टी बराबर संवेग में परिवर्तन मीन्स m इंटू a, m इंटू v, संवेग m इंटू v हो गया। और हमको क्या क्या दे दिया है, संवेग में परिवर्तन माने डेल्टा v। f की वैल्यू निकालना है, t की वैल्यू दे दी है 0.001, m की वैल्यू 15/100, और डेल्टा v माने -35 से -35 में हो जाएगा -70, ये गुणा हो जाएगा 70। अब इसी को हल कर लीजिए, एक के 0 से 1 0 कट जाएगा, तो f बराबर मिल जाएगा 15 × 7/10 × 0.001। कट 0 है, क्वेश्चन देखते हैं, 3 0 है, दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव होगा, यहाँ पर दशमलव, तो 15 सत्ती मिल जाएगा 105/0.001, तो ये 3 है, ये 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा f की वैल्यू निकल कर आएगी, कितना जाएगी, f बराबर हमारा निकल जाएगा 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन। f की वैल्यू निकल गई 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। यह थोड़ा बहुत है, ये ऑप्शन गलत है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 4 मारेंगे। ये चलते हैं आगे। कराए एक रस्सी नगण्य द्रव्यमान की है, उसको एक खोखले सिलेंडर पर जिसका वजन 3 किलोग्राम और त्रिज्या 40 सेमी है के चारों तरफ लपेटा जाता है। सिलेंडर का कोणीय त्वरण क्या होगा। अगर रस्सी 30 न्यूटन के बल से खींचा जाता है तो रस्सी का रैखिक त्वरण क्या होगा। हमसे पहले पूछा है कोणीय त्वरण माने अल्फा, रैखिक त्वरण माने ए। दो कोणीय त्वरण पूछ रहा है और रैखिक त्वरण भी पूछ रहा है। चलिए इसको साइड करते हैं और हल करते हैं। क्या है, हमको कोई खोखला सिलेंडर है और उसके चारों तरफ लपेटा जाता है। हमको m बराबर 3 किलोग्राम। पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। m बराबर 3 kg, r की वैल्यू 40 सेमी। 40 सेमी को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड, मीन्स 0.4 मीटर। और हमको क्या पूछ रहा है कोणीय त्वरण माने अल्फा की वैल्यू, और रैखिक त्वरण अर्थात ए की वैल्यू भी पूछ रहा है।
ए का मान पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। हम जानते हैं बल आघूर्ण माने टाउ। टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा। क्या होता है? आई इंटू अल्फा। लिखा नहीं रहा, आई इंटू अल्फा हो गया। जहाँ आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण और टाउ है बल आघूर्ण। अल्फा कोणीय त्वरण है। और टाउ बराबर एक और फार्मूला होता है, टाउ बराबर होता है एफ इंटू आर। टाउ बराबर क्या होता है? एफ इंटू आर भी होता है। एफ इंटू आर बराबर आई आर, आई अल्फा। और एफ और आई बराबर भी होता है, आई बराबर खोखले बेलन के लिए एम आर का स्क्वायर। क्या होता है? एफ इंटू आर बराबर एम आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। एक आर से एक आर कट जाएगा तो हमारा अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी? तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी एफ अपान एम आर। याद कर लीजिए अल्फा बराबर क्या निकला? अल्फा बराबर हमारा निकल जाएगा एफ अपान एम इंटू आर। एफ इंटू आर हमको एफ की वैल्यू दे दी है 30 न्यूटन। चलिए रखते हैं 30। एम की वैल्यू दे दी है 3 गुणे आर की वैल्यू 0.4। ये हो गया 10। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 10/0.4 माने 100/4 माने 25। 25 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हमारी निकल गई 25। और अल्फा की वैल्यू पता हो गई। हम एक और फार्मूला भी जानते हैं, रैखिक त्वरण ए बराबर होता है अल्फा इंटू आर। इसी में रख दीजिए अल्फा बराबर 25 और ए बराबर आर बराबर 0.4। तो इसका गुणा करा देंगे तो 25 चौक 100 माने 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ए की वैल्यू निकल गई। अल्फा बराबर इतना, ए बराबर इतना। ऑप्शन मिलाइए तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहले में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलते हैं। कह रहा है एक धातु की लंबाई L1 एक धातु की लंबाई L1 है जब उसमें तनाव T1 है तथा लंबाई L2 है जब तनाव T2 है, तो तार की मूल लंबाई क्या होगी? ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, हल करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए यंग का आप जानते होंगे, यंग का प्रत्यास्था गुणांक। क्या यंग का प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ये फार्मूला को याद रखिएगा। क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक माने y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। हम मान लेते हैं, माना तार की मूल लंबाई L है। मान लेते हैं तार की मूल लंबाई L है और जो उसका क्षेत्रफल है मान लेते हैं L क्या है? हमारा मूल लंबाई। L हमारा हो गया मूल लंबाई। ये हम मान लेते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होगा A होगा। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है क्या? y बराबर पहले T1 के लिए निकालते हैं तनाव। T1 बराबर हमारा निकल जाएगा y बराबर T1 L अपान A इंटू L1 माइनस L। ये फार्मूला होता है y बराबर T1 इंटू L बटे A L1 माइनस L। और T2 के लिए निकाल लेते हैं y बराबर T2 L अपान A T2 माइनस L। यह y और y बराबर है तो इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देते हैं। तो बराबर करेंगे तो क्या निकलेगा? T1 L अपान A L1 माइनस L बराबर T2 L अपान A L2 माइनस L। L से L कैंसिल, A से L कैंसिल, तो T1 अपान L1 माइनस L बराबर T2 अपान L2 माइनस L।
अब इसी को हल करिए, इसका तिर्यक गुणा कराकर जब आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा एल बराबर T2 L1 माइनस T1 L2 बटे T2 माइनस T1। इसका ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? T2 इंटू L1 माइनस T1 L2 बटे T2 माइनस T1। इसका ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं। कह रहा है एक कण इस प्रकार विचलन करता है कि उसकी गति का त्वरण ए बराबर माइनस बी एक्स है, जहाँ एक्स संतुलन स्थिति से विस्थापन है और बी नियतांक है, तो दोलन की अवधि क्या होगी? चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको बढ़िया से। हमारा ए की वैल्यू कितना मिल गया? ए बराबर मिल गया माइनस बी एक्स, जहाँ बी क्या है हमारा? बी कह रहा है स्थिरांक है, माने कांस्टेंट है। बी क्या है? बी है कांस्टेंट। और एक्स क्या है? कह रहा है विस्थापन। क्वेश्चन में ये सब कहा गया है। ये हमारा बी हो गया कांस्टेंट, एक्स हो गया विस्थापन। तो सरल लोलक गति से टी बराबर क्या होता है? सरल लोलक गति में आप आवर्तकाल का फॉर्मूला पढ़े होंगे। टी इक्वल टू होता है 2π√L/g। इस फार्मूले से हल करेंगे। यल हमारा इसमें हो जाएगा विस्थापन और जी क्या हो जाएगा? हमारा त्वरण। यह हो जाएगा हमारा एल विस्थापन, जी हो जाएगा त्वरण। तो टी बराबर 2π, एल बराबर विस्थापन एक्स है बटे माने जी की वैल्यू त्वरण हो जाएगा। त्वरण हमारा है बी इंटू बी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा टी बराबर 2/√v। तो क्या निकल जाएगा हमारा? टी बराबर 2π, सॉरी उसमें 2π भी रहेगा, 2π/√v। टी बराबर निकल जाएगा 2π/√v। ऑप्शन मिलाइए तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मान यार्ड के नजदीक होगा? यार्ड के नजदीक होगा। पहले समझिए एक यार्ड बराबर कितने मीटर? तो एक यार्ड बराबर होता है 0.9144 मीटर। यह किसके नजदीक है? तो यह 1 मीटर के लगभग में बराबर है। तो एक यार्ड में किसके नजदीक होगा? 1 मीटर के नजदीक होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए। 171 कह रहा है कैंडेला किसकी SI इकाई है? तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला माने चमकदार तीव्रता। ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे चलिए। कह रहा है एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ रही है, क्योंकि यह x अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है। क्या है? एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ रही है, क्योंकि यह x अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण क्या हो सकता है? गति का पहला समीकरण आप जानते होंगे, v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। इसका माड लीजिए, माड जानते होंगे, ऐसे लिखा जाता है माड। माड ऑफ v बराबर माड ऑफ u प्लस ए टी। माड में कोई भी चिन्ह अगर ऋणात्मक होता है, जब माड के बाहर आता है वो धनात्मक हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर दो शर्त हो जाएगा, यदि हमारा ये धनात्मक हो और ये धनात्मक हो, अर्थात वेग व त्वरण दोनों धनात्मक हो हमारा, एक ये ऑप्शन सही हो जाएगा। या दोनों ऋणात्मक हो, मतलब ये समझिए माड ऑफ माइनस यू, मैं इसको मिटाता हूँ, कितना हो जाएगा? माड ऑफ भी, सॉरी लिखिए, माड ऑफ भी बराबर हो जाएगा माड ऑफ यू प्लस ए टी। यदि दोनों ऋणात्मक हो माने माड ऑफ माइनस यू माइनस ए टी
तो माइनस आएगा तो यह बाहर निकल कर यही आ जाएगा। अर्थात जब हमारा इसमें दो शर्त होगा, या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो। इसका ऑप्शन पढ़िए, ये सकारात्मक धनात्मक गलत, ऋणात्मक सकारात्मक गलत, यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 172 का ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, दोनों ऋणात्मक हो, क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक। चलिए 173 की ओर। कराए यदि यह 250 न्यूटन वजन की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया हो और उसके और फर्श के बीच के घर्षण का गुणांक कितना दिया है, तो सीढ़ी और फर्श के संपर्क बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल क्या होगा। 173 हमको आर की वैल्यू कितनी दे दी है, आर की वैल्यू दे दी है 250 न्यूटन, आर की वैल्यू दे दी है 250 न्यूटन और घर्षण गुणांक दे दिया है 0.3 और हमसे घर्षण बल पूछ रहा है। तो एफ बराबर होता है घर्षण गुणांक इंटू आर, गुणा करा दीजिए 250 गुणे 0.3, जब इसका गुणा कराएंगे 25 या 75 माने 75 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 75 न्यूटन, ऑप्शन नंबर पहला में। चलिए आगे चलते हैं। कराए एक लड़का आर त्रिज्या वाले एक गोलाकार ट्रैक पर एक चक्कर 40 सेकेंड में पूर्ण करता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। इसको भी हल कर लेते हैं। मतलब कोई गोलाकार ट्रैक पर चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में, तो पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड माने 2 मिनट 20 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड हो गए, तो 2 गुणे 60 प्लस 20 माने 140 सेकेंड। 140 सेकेंड हमारा निकल गया और एक चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में, तो चक्करों की संख्या निकालता हूँ। चक्करों की संख्या बराबर 140 बटे 40, तो यह हमारा निकल जाएगा 3.5 माने 3.5 चक्कर लगाता है। इतने समय में 2 मिनट 20 सेकेंड में 3.5 चक्कर लगाता है। 3 चक्कर लगाएगा तो अपने मूल बिंदु पहुंच जाएगा, अर्थात प्रारंभिक बिंदु पहुंच जाएगा। समझिए ये हो गया हमारा ट्रैक, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु, ये है प्रारंभिक। जब वह चक्कर लगाएगा एक चक्कर उसी जगह आ गया, उसका विस्थापन 0, दूसरा लगाएगा वहीं आ गया विस्थापन 0, तीसरा लगाएगा वहीं आ जाएगा उसका विस्थापन 0। लेकिन 3.5 माने आधा चक्कर कहाँ पहुँचेगा, तो आधा चक्कर यहाँ पर पहुँच जाएगा, उसका अंतिम वेग यहाँ पर हो गया, अंतिम वेग यहाँ, प्रारंभिक वेग यहाँ, इसके बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी। यह हमारा क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना अर्थात व्यास, तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा 2r अर्थात व्यास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आज हल करते हैं। कह रहा है बहुत कम समय तक लगने वाले बाह्य बल और उसे लगने वाले समय का गुणनफल क्या कहलाता है। सिंपल बात है, आवेग कहलाता है। आवेग बराबर क्या होता है तो समझिए, आवेग बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी, माने कम समय में जो बल के साथ पूरा हो जाता है उसी को कहा जाता है आवेग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि इसको हल करिएगा तो कमेंट में उत्तर बताइएगा। यही क्वेश्चन है, यदि इसको आप हल कर लीजिएगा तो कमेंट में उत्तर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।